जी लेक्चर पार्ट बी पास पेपर क्वेश्चन 2 पेज 434। खैर है वो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये आपके फाइनेंशियल एसेट्स का सवाल है और इस समरी को सही करना है। अगर आपका बिजनेस मॉडल है होल्ड टू कलेक्ट एंड मे सेल इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइज, तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखें, ये बात गलत है। बल्कि होल्ड टू कलेक्ट वाला मॉडल है हमारा, यानी होल्ड टिल मैच्योरिटी वाला मॉडल है। होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल, फिर अमोर्टाइज कॉस्ट पे जाते हैं। तो एंड सेल वाली बात गलत है। FVTOCI में आ जाए, होल्ड टू कलेक्ट व्हाट? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस। होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस एंड सेल इट। तो एंड सेल इधर आना था, एंड सेल इधर आना था। ये दोबारा टेबल आपने बनाना था पेपर में, ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर में सही कर रहे हो ब्लैंक को पकड़ के। नेक्स्ट FVTPL, होल्ड टू सेल, होल्ड टू सेल। नेक्स्ट कैश फ्लोज, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड, इसको ना कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज यहां लिखना चाहिए था। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज पहले में मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए होती हैं, दूसरे में भी मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो नो कंडीशन नहीं, इसमें भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए होता है। अच्छा क्यों? इसलिए कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट हो और मेरी नियत हो में सेल, तो फिर किस मॉडल में जाता है? FVTOCI। FVTPL, हाँ इसमें आप नो कंडीशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कहा था ये टेस्ट भी पास होना जरूरी नहीं है। तो अगर ये टेस्ट फेल भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो इसमें इंटरेस्ट कमाना और एंड तक रखना आपकी नियत है ही नहीं, तो इसमें बिल्कुल नो कंडीशन बात सही है। कैटेगरीज, अमोर्टाइज कॉस्ट पे कहते हैं डेट भी रखो इक्विटी भी रखो। फाइनेंशियल एसेट डेट भी रखो और इक्विटी भी रखो। मेरे भाई इक्विटी बाय करना तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं रखा जाता, डेट बाय करना अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखा जाता है। तो ये वाला मॉडल इक्विटी के लिए है, डेट के लिए, सॉरी डेट के लिए है, इक्विटी के लिए। तो डेट सिक्योरिटीज वाज करेक्ट ऑप्शन। FVTOCI पर डेट सिक्योरिटीज को भी रखा जा सकता है। फाइनेंशियल एसेट्स ऊपर लस लिखा हुआ है, तो और कौन सा फाइनेंशियल एसेट है जिसको रखा जा सकता है? इक्विटी बाय करें हम तो वो भी रखी जा सकती है। और FVTPL पर इक्विटी को भी रखा जा सकता है और डेट को भी रखा जा सकता है। आगे तो इजी मार्क्स उसने दे दिए। इनिशियल मेजरमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट वालों की टेबल देख लेते हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट वालों की इनिशियल मेजरमेंट, फेयर वैल्यू यानी परचेज प्राइस प्लस कॉस्ट पे आपने, तो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये तो ठीक है फिर। अच्छा FVTOCI, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और FVTPL फेयर वैल्यू पर रखना है। तो आपने देखा चीज़ों को ज़रा तफसील से देखना पड़ता है, ये साथ साथ ये वाली चीज़ें। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट वालों की अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही होनी है और किस पे होनी है? अच्छा फेयर वैल्यू थ्रू OCI वालों की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होनी है। यार ये जो मेजरमेंट सब्सिक्वेंट ये वाली है, तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI वालों की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होनी है फेयर वैल्यू पे, क्योंकि आपको पता है पहले हम इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे लाते हैं, फिर इसके आगे फेयर वैल्यू का कॉलम डालते हैं, फिर फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस देखते हैं। तो इसलिए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इनकी फेयर वैल्यू पे होनी है, और IAS 41 की तरह नहीं है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, डायरेक्ट फेयर वैल्यू पे मेजर होगा। मैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात कर रहा हूं। इनिशियल मेजरमेंट मुझे पता है फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होती है, लेकिन साल के एंड पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लिफ्ट नहीं करानी कभी पेपर में। साल के एंड पे किस पे रखना है? फेयर वैल्यू।
अगला कह रहा है साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे रखो, ये सही है। तो ये 7 में से कितने नंबर आ जाने थे? कुछ 3.5 तो आ जाने चाहिए थे, 3.5 तो मेरे ख्याल से आ ही जाने चाहिए थे। चलें यार, मैं अब वो एक सवाल रह गया पास पेपर का, क्वेश्चन 5, इसका पॉइंट नंबर कौन सा रह गया था? 2। जो जाना चाह रहे हैं उसे जाने दें, मैं पॉइंट 2 करवा दूं। पॉइंट 2 बताएं जी। इशू प्राइस, बिस्मिल्लाह, चलें जी। गलती इंशाल्लाह बाद में पढ़ लूंगा मैं। ऑन 1 जुलाई 2021 वी इशूड 6000 बॉन्ड्स। यार ये जो थोड़ा सा आपने माशाल्लाह कंप्रोमाइज करके साथ साथ रहे हैं ना, तो आखिरी दिनों में आप बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे जब पास पेपर कर रहे होंगे। तो ये सारे आपने एक दफ़ा किए होंगे, वो चीज़ें आपके लिए नई नहीं होंगी। ऑन 1 जुलाई 2021 DL इशूड 6000 बॉन्ड्स ऑफ ₹1000 ईच। जी भाई, फेस वैल्यू 6000 इंटू ऑफ ₹1000 ईच। आज ना मैंने आपसे ज़रा टेस्ट लेना है कि ये जो गलत चीज़ है इसको ज़रा मुझे प्रेजेंट करके बताएं कि गलत एंट्री आपको कर सकते हैं या नहीं। ओरिजिनल एंट्री करना मुश्किल काम नहीं है, गलती को पढ़ के समझना मुश्किल काम है। अच्छा, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹50 ईच, इशू प्राइस। अच्छा, कभी भी क्वांटिटीज़ में नहीं चीज़ों को रखना, चीज़ों को आपने रुपीज़ में लाते रहना साथ साथ। इनटू मेरे ख्याल से इन द एंड में शायद सवाल ₹1000 में सॉल्व करूं, बहुत ज़्यादा जीरो आ रहे हैं। द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बॉन्ड वाज ₹20 पर बॉन्ड। सारा डाटा मैं आसान करके लिख रहा हूँ। 6000 इंटू 1,20,000। The transaction cost was the coupon rate was 11% per annum. The coupon rate is 11% per annum payable annually on 30 जून। अच्छा, वही जो मैंने आज आपको ना सवाल एक करवाया था कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है और हमारे बॉन्ड का ईयर एंड 30 जून 22 को होगा। हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 21 पे खत्म हो जाएगा। हमारा ईयर एंड 31/12/21 पे खत्म हो जाएगा और बॉन्ड का ईयर एंड 30 जून 22 पे होगा। द अप्रॉक्सीमेट इफेक्टिव रेट वाज 13%। बॉन्ड्स वर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अच्छा, अब मुझे बताएं ये शेड्यूल किस एतबार से बनाऊं? बॉन्ड के ईयर एंड के एतबार से या हमारे ईयर एंड के एतबार से? बॉन्ड के ईयर एंड के एतबार से। इफेक्टिव कितने? कूपन 11% ऑन 6000, ये वाला 6000 बैलेंस। बॉन्ड इशू किए हैं या परचेज किए हैं, ये जरा मुझे देख लेने दें। इशूड बॉन्ड, ये तो लोन लिया है फिर, तो फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में माइनस होनी है जी। इशू प्राइस ना 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 5700 माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 100,5586। तारीख 1 जुलाई 2000। ये हमारे ईयर एंड का वेट करूं या अगले साल की डेट डाल लूं? अगले साल की डेट डाल लें, क्योंकि हमारा ईयर एंड और बॉन्ड का ईयर एंड डिफरेंट है। हमें बॉन्ड का ईयर एंड या डिबेंचर का ईयर एंड चाहिए। ओके, 5580 इंटू 13%, 6000 का 11%, 66 छोड़ें। चलें जी, ओरिजिनल एंट्रीज। ओरिजिनल एंट्रीज, कैश डेबिट, डिवेंचर क्रेडिट। अच्छा मेरे भाई, ये कैश डेबिट डिवेंचर क्रेडिट एंट्री जो है आप कैसे करते हैं? क्या मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि आपने असल में, मैंने आपको पहले दिन सिखाया था, ये असल में इस तरह होती है
लोन लिया आपने 5700 का, याद है? 5700 का लोन लिया और आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी की? 120। कितने लोगों को ये एंट्री याद आ रही है? मैंने ब्रेक करवा के ऐसे करवाई थी। लोन लिया कितना? 57, उसमें से आपका 120 रुपए डूब गया, तो जहां लोन डाला वहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट डाल दें। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट P&L में नहीं जाती। डन। ये ओरिजिनल एंट्री है। तफसील के लिए मैंने आपको ये बता दी ताकि आपको पुरानी बात याद रहे। चलें वो छोड़ें, अभी हमने ताज़ा सवाल किया पार्ट ए के अंदर। तो 31 दिसंबर 21 पे खड़े होकर ये सारा इंटरेस्ट बुक कर लूं या 3/12, 6/12, 9/12, कितना करूं? 6/12। तो 1 जुलाई 21 और 31/12/21 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। हाँ, इधर इंटरेस्ट पेबल का कोई अकाउंट नहीं बनता। 725 इंटू 6/363 जी, ओरिजिनल इंटरेस्ट मुकम्मल होगा। ठीक है, अब आप एंड पे तस्वीर खींच लीजिएगा अगर समझ आ रहा है अभी साथ साथ। अब मैंने कौन सी एंट्रीज करनी है? रॉन्ग एंट्रीज। एक बार याद रखिएगा यार, अकाउंटेंट ना कैश की एंट्री कभी नहीं भूलता। अकाउंटेंट ना कैश की एंट्री कभी नहीं भूलता। चलें जी, ट्राई करें यार सारे। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड ऑन बॉन्ड वाज रिकॉर्डेड एज एन एसेट। सबर 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 सबर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट incurred was recorded as an asset rather than reduction in loan. It was recorded as an asset. कितनी? Asset debit, cash credit. Cash credit. Cash credit. Transaction cost paid to lawyer was recorded as an, instead of debiting to loan, we have debited it to asset. कितना? 120 एंड इज बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर, और इसको मैं अमोर्टाइज कर रहा हूं 5 साल पे। ये पता नहीं कौन सी अकाउंटिंग शुरू कर दी है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो इस तरह अमोर्टाइज होती नहीं। एंड इज बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर 5 years। P&L डेबिट एसेट अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो मर्जी नाम लिख दें। एंड इज बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर 5 years। 120 डिवाइड बाय 5, 24 इंटू 6/12 इंटू 6/12। ओके, क्योंकि 1 जुलाई को हुई है ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड हो गया। 5 साल पे इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 साल की अमोर्टाइजेशन आएगी ना, मुझे तो 6 महीने की चाहिए। इसको आगे ना पढ़ें, आगे ना पढ़ें। काली पट्टी। यार एक बार जिंदगी में याद रखिएगा, कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। इस कैश की एंट्री उसने गलत कर दी है, इस कैश की एंट्री क्या की होगी? एक्सलेंट, सही की होगी। इसकी हमने रिवीजन करनी है। एक टॉपिक है FRS 15, उसमें आई के बहुत ज्यादा रेक्टिफाइंग एंट्रीज टेस्ट कर रहा है। तो उसमें ना ये बात आपको मैं बार बार बताऊंगा, जो कैश की एंट्री आपने ओरिजिनल में कर ली और उसके बारे में सवाल खामोश है, तो वो कैश की एंट्री अकाउंटेंट ने भी कुछ ना कुछ तो वो भी सही करता है ना। तो इसका मतलब है कि इसके अगर मैं 2 टुकड़े करूं तो ये वाली एंट्री अकाउंटेंट ने हमारे सही कर लिया। बोलें, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, सारी बातें उधार ले रहे हैं, इतनी तो अकल होगी कि उसके अंदर कि उधार को रिकॉर्ड करें। 50 ना 6000 पे उधार रिकॉर्ड किया होगा, उधार जितना लिया उसी पर रिकॉर्ड किया होगा। तो इसको मैंने एज इट इज क्यों वहां उतार दिया? क्योंकि इसके बारे में सवाल बता नहीं रहा था। सवाल क्या कह रहा था? ट्रांजैक्शन कॉस्ट में मसला है। इसका मतलब है इसमें मसला नहीं है। ये एंट्री अकाउंटेंट ने कर दी। अब इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि उसने बुक किया या नहीं किया, ये अब फटा रह गया। सिर्फ इस एंट्री की जगह उसने ये कर दी और अगला ब्लंडर ये मार दिया। इस एंट्री के बारे में सवाल नहीं बता रहा, वो ये कर दी उसने।
अब जरा इंटरेस्ट की गलत एंट्री अगर कोई बच्चा निकाल देना तो कमाल हो जाए। इंटरेस्ट में उसने गलत एंट्री की है या सही किया है? हाफ ऑफ द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन 30 जून 22, टू बी पेड वाला, पेड वाला, हाफ ऑफ द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन 30 जून 22 इज अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डेड। कहते ये मैंने रिकॉर्ड कर दिए, मैं ब्लंडर नहीं मारा। और चाचे तूने 660 का 6/12 रिकॉर्ड कर लिया। कहते 660 का आधा हिस्सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, और करना आधा ही था। शुक्र है ये तूने गलती नहीं की, इसका आधा हिस्सा रिकॉर्ड किया, लेकिन 660 का आधा हिस्सा रिकॉर्ड नहीं करना था। मुझे कैसे पता चला 660 का आधा हिस्सा रिकॉर्ड किया? टू बी पेड, जो पे करना है, जो पे करना है उसका आधा हिस्सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। रिकॉर्ड कैसे किया होगा? डिवेंचर क्रेडिट करके, क्योंकि पेमेंट तो हो नहीं रही, पेमेंट तो अगले साल होनी है, तो डिवेंचर क्रेडिट करके। तो बोले इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और डिवेंचर क्रेडिट कितने से? 330 से। ये मैंने कैसे निकाला? इंटू 6/12। अब जरा तसल्ली से 1 मिनट रुक के मेरे सवालों का जवाब दें। पहला सवाल मेरा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वॉज रिकॉर्डेड एज एसेट। मैंने सोल्यूशन में प्रीपेड एसेट रखा हुआ है, इसका नाम, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वॉज रिकॉर्डेड एज एसेट एंड वॉज अमोर्टाइज्ड। ये पहली गलती की उसने, इसके बारे में सवाल ने नहीं बताया, ये उसने सही किया। इंटरेस्ट के बारे में सवाल अगर ना बताता तो मैं सही वाला बुक कर लेता, लेकिन उसने सवाल ने क्या बताया? सवाल कहते हैं इंटरेस्ट मैंने पेड वाला आधा बुक कर लिया। अल्लाह का शुक्र है तूने आधा बुक किया है, क्योंकि एक्रूड का मतलब है बुक्ड, तो इस एक्रूअल बुक कर लिया। एक्रूड का मतलब एक्सपेंसेस के लिए पेबल होता है, तो इसका मैंने पेबल बुक कर लिया। तो पेबल तूने बुक कर लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन पेबल बुक कितना करना चाहिए था? इफेक्टिव वाले का आधा या पेड वाले का आधा? अब अगला काम अगर आपको नहीं करना आता ना, तो फिर उसका मेरे पास कोई हल नहीं है, इन सारी फिगर्स को पोस्ट करना है। तो ये ज़रा स्किल अगर आप में आ गई है तो कोशिश करते हैं आज दोबारा इस स्किल की। अनएडजस्टेड एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट। अभी मैं अनएडजस्टेड फिगर्स कल वाली नहीं लिख रहा दोबारा, सिर्फ इसको ज़रा पोस्ट करा रहा हूँ। भाई आज सिर्फ कैलकुलेटर हाथों में पकड़ें। सॉल्यूशन में जैसे मैंने किया हुआ उस तरह ना देखिएगा, इधर देख लें। 5580 प्लस 363 करें। 5580, एक काम कर देना, पहले कैश को कैश से काट दें। कैश अल्लाह का शुक्र है उतना ही है। इन दोनों का जमा 5943 क्रेडिट। अच्छा 5943 डिवेंचर में आप जा रहे हैं, क्रेडिट डालना चाहिए हमें, ठीक है। अकाउंटेंट ने कितना क्रेडिट डाला डिवेंचर में? अकाउंटेंट ने डिवेंचर में कितना क्रेडिट डाला? 5700 प्लस 330 6030। आप बता दें 5943 तो मेरा ओरिजिनल है, ये मेरा रॉन्ग है, तो डिवेंचर लायबिलिटी को कम करना है। कितने से? 87। डिवेंचर लायबिलिटी को 87 से कम करना है। इसके करने के बाद आपने फौरन ये काट देना है, ताकि सवाल आसान होता रहे, सवाल आसान होता रहे। P&L में कितना डालना है? यार फिर क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ना। P&L में ये इंटरेस्ट है, वो अमोर्टाइजेशन है, बस P&L एक ही चीज होती है। P&L में कितना डालना है? 363 एक्सपेंस बोला करें। P&L में कितना डालना है? ये तो डिवेंचर हो गया, ये मैं से अपने समझने के लिए लिख रहा हूं। P&L में क्या जाना चाहिए? 360 का एक्सपेंस, 342 और उसने 12 जमा 330 कितना डाला एक्सपेंस? 340। खर्चों को बढ़ा दो, उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। 20 खर्चों को बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब क्या काट दूं? P&L कुछ रह तो नहीं गया? एसेट कोई बनाया है उसमें जो बनाना ही नहीं चाहिए था, तो एसेट
कितना? 0। 108 और एसेट उसका कितने? 120 माइनस 12 120 माइनस 12 108। 108 से एसेट कम कर दें। 108 से एसेट कम कर दें। इट इज हाउ डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री इज पोस्टेड। लेकिन अगर पेपर में ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करने लग जाएंगे वो तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो रेक्टिफाइंग एंट्री को डायरेक्ट पोस्ट करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन 11 दिया आपको प्रैक्टिस सेट का, IFRS 9 का। पेज नंबर कौन सा? 422।